सभी को नमस्कार। आपने जो अभी जस्ट थंबनेल को देख करके इस वीडियो को क्लिक किया है कि हमें फार्मा के इंडस्ट्री के और फार्मा से रिलेटेड शेयर को क्यों स्टडी करना चाहिए, उसके पीछे का रीजन हम आज इस वीडियो में समझेंगे। ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक या कोई एक या दो स्टॉक को रिव्यू करने का वीडियो नहीं है। यहाँ पे हम इस सेक्टर को अच्छे से समझेंगे और इस सेक्टर में जो छुपा हुआ ग्रोथ है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में एक फार्मा का शेयर होना चाहिए और एक अच्छे वेटेज के साथ होना चाहिए। वो चीज हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से निफ्टी फार्मा इंडेक्स भी काफी अच्छे से ग्रो होने की पॉसिबिलिटी मेरे को यहां दिख रही है। साथ ही साथ जिस तरह का इंडस्ट्री का पूरा आउटलुक दिख के आता है वो भी काफी कॉन्फिडेंस देता है कि यहां से हमारा इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ करने के लिए काफी अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पे तो सबसे पहले हमें जरूरी होगा ये समझना कि हम यहां पे इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, ऐसे कौन से अट्रैक्टिव पॉइंट हैं कि हमें इस सेक्टर पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसको समझने के लिए हम यहाँ पे इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में हमको समझ में आएगी किस तरह की फ्यूचर ग्रोथ इंडियन फार्मा मार्केट में है। मार्केट साइज जो अभी इंडियन फार्मा मार्केट का है वो है 65 यूएस बिलियन। अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो ये 5.5 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट है। ठीक है, अब ये जो ग्रो करेगा अगले 6 सालों में बाय द ईयर 2030, ये एक्सपेक्टेड है कि 130 यूएस बिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा, जो कि अभी 65 बिलियन डॉलर का है। यानी कि जो टोटल मार्केट है वो डबल हो सकता है इन 6 ईयर्स। 130 यूएस बिलियन का मतलब हुआ ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट। ये काफी बड़ा मार्केट साइज है। ठीक है, इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी ये डबल होने का पोटेंशियल रख रहा है, ये अपने आप में काफी बड़ी बात है। और अगर और लॉन्ग टर्म की बात करें तो 2047, ये काफी दूर की बात होगी, बट फिर भी ये और ज्यादा ग्रो करेगा। बट हम उसको बाद में कभी फ्यूचर में देखेंगे, जब हम 2-3 साल के बाद दोबारा से इसको रिव्यू करेंगे तब इतने दूर की बात करेंगे। बट अभी अगर जो मैं बात कर रहा हूं वो ये है कि जब पूरा का पूरा इंडस्ट्री 6 साल में डबल हो सकता है, तो इस इंडस्ट्री के जितने भी अच्छे फार्मा के शेयर्स हैं, अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूं मैं, जिनके बैलेंस शीट अच्छी है, जिनके पास रिजर्व और डेट काफी अच्छे लेवल पे हैं, फिर उनके पास जितने अच्छे प्रमोटर होल्डिंग है, जो हम बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जिन भी कंपनियों के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं वो सारी कंपनियां अच्छा करेंगी, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री अपने आप में डबल होने की यहां पे कैपेसिटी रखता है। यानी कि जितने भी अच्छे बड़े मार्केट लीडर शेयर्स हैं या जिनके पास अच्छे पोर्टफोलियोज हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, वो डेफिनेटली काफी अच्छा करेंगे। इसीलिए आपको ऐसे इंडस्ट्री पे तो अपना एक थोड़ा ना थोड़ा एलोकेशन रखना चाहिए, जो पूरी इंडस्ट्री में ही ग्रोथ आने वाली है। आगे बात करें तो अब ये जो सेक्टर है ये क्यों इतना अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि ये जो सेक्टर है ये बैकअप किया जाता है R&D से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना भी इन्वेस्टमेंट लगता है वो इंडियन फार्मा कंपनीज काफी अच्छा करती हैं। 8 से 9% के करीब करीब जो इनका टोटल रेवेन्यू आता है, 8 से 9% वो खर्चा करते हैं अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा होता है, ये पैसा की वजह से ही साइंटिस्ट लोग या जो भी उनके जो बड़े लेवल पे जो रिसर्चर लोग हैं वो नए नए मेडिसिन बनाने की कोशिश करते हैं, और ये पैसे की वजह से ही नया मेडिसिन डिस्कवर होकर के मार्केट में आता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अगर इस रेट से होगा और आगे भी बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये इस फार्मा इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छी बात है। आगे बात करें तो इंडियन फार्मा कंपनीज जो हैं वो दोनों तरफ से पैसा बनाती हैं। एक, वो एक्सपोर्ट करती हैं, तो इंडिया की जितनी भी फार्मा के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफी प्राइस सेंसिटिव होते हैं, काफी अच्छे प्राइस पे मिलते हैं। तो इसी वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ये लोग इंडिया के बनाए हुए मेडिसिन काफी खरीदते हैं। ठीक है, इस वजह से जो एक्सपोर्ट है वो काफी अच्छे लेवल में होता है, और पिछले कई सालों से देखा गया है कि ये एक्सपोर्ट सिर्फ बढ़ ही रहा है, कम कभी नहीं हुआ। और इसके पीछे का रीजन साफ है, क्योंकि इंडियन फार्मा कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती हैं वो क्वालिटी भी मेंटेन होता है, क्योंकि इंस्पेक्शंस होते हैं, ऑडिट्स होते हैं, रेगुलेटर बॉडी आकर के इंडियन के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को ऑब्जर्व करके क्लैरिफाई करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा बन रहा है यहाँ पे इस प्लांट में। इसी की वजह से फिर वो उनकी डिमांड बनती है और वहां पे वो यूएस में, यूरोप में उनकी सेलिंग होती है। तो एक्सपोर्ट मार्केट काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो जितनी भी कंपनीज हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, अगर उनका कोई एक्सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो अगर स्ट्रांग है तो वहां पे उस कंपनी को काफी अच्छा फायदा होगा इस सेगमेंट से, क्योंकि ट्रेंड काफी अपसाइड में है। अगर हम ऐसी कंपनियों की बात करें जो सिर्फ इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, तो वहां पे भी इंडियन गवर्नमेंट की वजह से उन कंपनियों को फायदा होगा। उन कंपनियों के पास एक एज है कि गवर्नमेंट भी जो है वो धीरे धीरे हेल्थ में एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रही है। पिछले कई सालों से देखा गया है कि गवर्नमेंट जो है वो हेल्थ में जो इनकी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री से जो हेल्थ पॉलिसीज निकल के आती हैं वहां पे फंडिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, और जो अलग अलग तरह के गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स शुरू हो रहे हैं, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इस तरह के हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स नेशनल लेवल पे स्टार्ट किए जाते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी ड्राइव की जाती है। इसके अंडर कुछ ऐसे स्पेसिफिक डिजीज एरियाज होते हैं जिनको भारत सरकार चाहती है कि हम उन डिजीजेस को कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल इसमें कई एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जैसे कि कार्डियक अरेस्ट, स्ट्रोक, कैंसर,
ट्यूबरक्लोसिस, फिर कई वैक्सीन प्रोग्राम्स, ये सारा कुछ नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट जो है वो ड्राइव करती है। और अगर हम कोई ऐसी कंपनी को पिक करते हैं जो इन प्रोग्राम्स में जिनकी दवाइयां जा रही हैं, बिक रही हैं, तो हमको एडवांटेज मिलेगा। तो इस रिपोर्ट का जो समरी है वो ये है कि हम आज ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो अपने आप में दोगुनी हो जाएगी 6 साल के अंदर, और इसी की वजह से हमको यहां पे एक स्टॉक को पिक करने की कोशिश करना है जो हमको एक अच्छा एडवांटेज दे सके, हमारे पोर्टफोलियो में अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सके। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे एक इन्वेस्ट इंडिया का गवर्नमेंट का एक वेबसाइट है, वहां पे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन फार्मा मार्केट में किस तरह की कंपनीज हम देख सकते हैं। यहाँ पे इंडियन फार्मा मार्केट में अलग अलग तरह के कंपनीज अवेलेबल हैं। हमने ऑलरेडी एक टॉपिक डिस्कस किया था जहां पे हमने फार्मा सेक्टर के एनालिसिस को काफी अच्छे से समझा था। ये वीडियो आप जरूर चैनल पे जाके दोबारा से देखिए। पूरा वीडियो अगर नहीं देख सकते हैं तो फिर भी कम से कम कोशिश कीजिए कि 8 मिनट से लेके जो 15 मिनट का जो वीडियो है, पर्टिकुलरली इस बीच का वीडियो को जरूर से समझिए, क्योंकि यहां पे हमने फार्मा वैल्यू चेन को समझा था। हमने ये समझा था कि फार्मा की कंपनीज होती हैं, हमें टॉप लाइन में ये पता है कि यार ये मेडिसिन और मेडिसिन से रिलेटेड काम करती हैं, लेकिन उस फार्मा इंडस्ट्री में भी अलग अलग तरह की फार्मा कंपनीज होती हैं। एक ऐसी कंपनी होती है जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाती है, यानी कि जो फाइनल इंजेक्शन, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप जो बनता है उनको फाइनल फॉर्मुलेशन बोला जाता है। वो बनाने वाली कंपनियां अलग होती हैं। वो दो तरह की देखी जा सकती हैं, या तो वो जेनरिक कंपनी होंगी, यानी कि वो किसी ओरिजिनल फार्मा प्रोडक्ट का कॉपी बनाती है, या तो फिर वो ओरिजिनेटर फार्मा होंगी जो कि खुद ने उन्होंने रिसर्च करके वो नया मेडिसिन बनाया होगा। तो ये जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाती है उनको फॉर्मुलेशन कंपनी कहा जाता है। लेकिन ये फॉर्मुलेशन को बनाने के लिए आपको पीछे एपीआई लगता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, या फिर उसको बल्क ड्रग भी बोला जाता है। तो ये बनाने वाली कंपनी या तो वो खुद अपने आप बनाएंगी या वो किसी और से बनवाएंगी। अगर इस एपीआई को या बल्क ड्रग को किसी और कंपनी को प्रोजेक्ट दे करके या कॉन्ट्रैक्ट दे करके बनवाया जाता है, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीएमओ। तो उस तरह की कंपनीज को आपको अलग से समझना होता है, क्योंकि वो फॉर्मुलेशन कंपनी से हटके होंगी, उनके जो पैरामीटर्स और फंडामेंटल्स होंगे वो थोड़े अलग होंगे। अब अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले आपको रिसर्च करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट सच में काम करेगा कि नहीं, वो बीमारी को ठीक करेगा कि नहीं। उसके लिए आपको इन विट्रो एनालिसिस यानी कि लैब में टेस्टिंग करनी पड़ती है, एनिमल टेस्टिंग करनी पड़ती है, और फिर ह्यूमन में भी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो ये जो टेस्टिंग और रिसर्च होता है ये आप फिर किसी और से कॉन्ट्रैक्ट में करवाते हो। उस तरह की कंपनी को बोला जाता है सीआरओ कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में ऐसी कंपनियां भी मिलेंगी जो सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाती हैं, ऐसी कंपनियां भी मिलेंगी जो सिर्फ एपीआई बनाती हैं, और ऐसी कंपनी भी मिलेंगी जो सिर्फ सीआरओ सीडीएमओ करती हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग, राइट। इस तरह की कंपनीज आपको स्टॉक मार्केट में मिलेंगी। तो जो भी कंपनी आप आगे जाकर के डिसाइड करके इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको ये समझना होगा कि आपने किस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि यही चीज आगे जाकर के आपके रिटर्न्स को काफी हद तक के डिसाइड करेगा। हमने यहाँ पे एक और जो रिपोर्ट यहाँ पे इन्वेस्ट इंडिया का हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे यही बात हो रही है कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में अलग अलग तरह की कंपनीज हैं। ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ जेनरिक ड्रग्स बनाती हैं, ऐसी भी हैं जो सिर्फ ओटीसी मेडिसिन बनाती हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन, बल्क ड्रग यानी कि एपीआईज, वैक्सीन्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सीआरएमओ, या बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स। इस तरह के अलग अलग मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं, या फार्मा के सर्विसेज देने वाली कंपनीज हैं। तो जो भी कंपनी आप आगे जाकर के इन्वेस्ट करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह की कंपनी को उठाया है। अब इस सेगमेंट में जो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाला हूं वो ये कि हमने ऑलरेडी ये समझ लिया कि यस, इंडियन फार्मा मार्केट जो है वो 6 साल में डबल होगा। सेकंड, हमने ये समझ लिया कि इंडिया फार्मा मार्केट में अलग अलग तरह की कंपनीज होती हैं, ताकि हम उसी कंपनी को फोकस करें जिसमें हमें कॉन्फिडेंस है और जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट करना है। थर्ड पॉइंट आ जाता है कि ये जो ग्रोथ आएगी, इस रिपोर्ट में हमको ये समझ में आता है कि जेनरिक जो सप्लायर्स हैं ग्लोबली, वो इंडिया से 20% वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता है। यानी कि इंडियन फार्मा कंपनी जो भी जेनरिक प्रोडक्ट बनाती हैं, जब वो ग्लोबल मार्केट में बेचती हैं ले जाकर के, 20% जो वर्ल्ड मार्केट है वहां इंडिया का जेनरिक प्रोडक्ट ही सप्लाई हो रहा है। तो ये एक काफी अच्छा मार्केट शेयर है। इंडियन फार्मा कंपनीज के प्रोडक्ट को वर्ल्ड मार्केट में इतना बड़ा मार्केट शेयर मिलना एक काफी एडवांटेज वाली बात है। यानी कि जितनी भी जेनरिक कंपनीज हैं, अगर आप उनमें से किसी को पिक करते हो, ठीक है, तो आप उसमें आपको ये पिक करना पड़ेगा कि उनका जियोग्राफिकल प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड काफी स्ट्रांग हो, एक्सपोर्ट उनके ज्यादा रेशियो में हो, तब आपको उस कंपनी में एक सही फायदा मिलेगा। सेकंड, हमने बात करी थी बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स। तो जब हमने सेम हमारे फार्मा सेक्टर एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस किया था कि किस तरह का प्रोडक्ट मिक्स होना चाहिए, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स अगर उस कंपनी के पास हैं, तो वो उस कंपनी के लिए काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट होता है और अच्छे मार्जिन देता है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट होते हैं जो काफी महंगे बिकते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से जो इनका CAGR ऑफ ग्रोथ है वो 22% से ज्यादा है और ग्लोबली बहुत हाईली एक्सेप्टेड है। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये दवाइयां जो होती हैं बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स, ये बीमारी को ज्यादा अच्छे कारगर तरीके से ठीक कर पाती हैं। और इसी की वजह से जो हेल्थ अथॉरिटीज होती हैं और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, वो प्रीफर करते हैं कि हमें बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स को ही यूज करके पेशेंट्स को ट्रीट करना है। तो इसलिए आपके कंपनी को जो भी आप पिक कर रहे हो, और अगर उसमें बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स
अवेलेबल है उसके पोर्टफोलियो में या फ्यूचर में आने वाला है, तो वो कंपनी आपको काफी ज्यादा अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है, क्योंकि ग्रोथ वहां से आ रही है। थर्ड ग्रोथ जो आती है वो आती है वैक्सीन सप्लायर, क्योंकि जो इंडिया की वैक्सीन हैं वो वर्ल्ड लेवल पे मोर देन 150 कंट्रीज में इंडिया की वैक्सीन सप्लाई होती है ग्लोबली। सो अब अगर आप कोई ऐसी कंपनी को पिक करते हो जो वैक्सीन बनाती है, वैक्सीन में काफी अच्छा पकड़ रखती है, तो डेफिनेटली आपको वहां से ग्रोथ मिलेगी। फोर्थ ग्रोथ जो आती है वो आती है CDMO, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, क्रैम्स जिसको बोला जाता है। ठीक है, यहां पे आपको जो कंपनीज हैं वो इसलिए ग्रोथ दे रही हैं क्योंकि इंडिया में जब कोई भी फॉरेन कंपनी रिसर्च करवाना चाहती है तो उनको अच्छा टैलेंट मिलता है रिसर्च करने के लिए, और उनको सस्ते में रिसर्च हो जाती है। एनिमल टेस्टिंग करनी है, ह्यूमन ट्रायल्स करना है, वो काफी कॉस्ट इफेक्टिवली सस्ते में हो जाता है। और अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो भी टैलेंट अच्छा है, यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी सस्ता पड़ता है और इसी की वजह से आपकी कॉस्ट सेविंग होती है। तो इसी वजह से कई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं रिसर्च के और मैन्युफैक्चरिंग के, वो फॉरेन की कंपनीज इंडियन कंपनीज को देती है, या इंडिया की खुद बड़ी बड़ी कंपनीज अपने ही इंडिया के जो छोटी कंपनीज है उनको कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च देती है, मैन्युफैक्चरिंग देती है। तो इस वजह से जो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग आने वाली है और आ रही है। ठीक है ना, तो यहां से अगर आप कोई CDMO प्ले के लिए अगर कोई कंपनी को पिक करते हो तो वहां से भी आपको ग्रोथ मिल सकती है। फिफ्थ जो पैरामीटर है वो है ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखिए हेल्थ इंडस्ट्री में कई अलग अलग टाइप की कंपनीज और सेक्टर्स आते हैं। हमने ऑलरेडी बात की हुई है इन सेक्टरों की, क्योंकि हेल्थ केयर में आपके हॉस्पिटल्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती हैं और फार्मा कंपनीज आती हैं। ये सारे मिल करके एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री बनाते हैं इंडिया मार्केट में, और मेडिकल डिवाइसेस की भी कंपनी आएंगी। ठीक है ना, तो ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री डेवलप हो रही है इंडिया में, और ये जो रैपिडली ग्रो हो रहा है इसके पीछे का रीजन है दोनों। एक, अगर कोई पेशेंट अपने जेब से पैसा खर्च करके अपने बीमारियों को ठीक कर रहा है तो वहां पे भी क्योंकि उनकी इनकम जो धीरे धीरे बढ़ रही है तो उसकी वजह से वहां पे एक स्पेंडिंग बढ़ रही है। सेकंड, गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स आते हैं कि हमें ये बीमारियों को कंट्रोल करना है, इस डिजीज एरिया को कंट्रोल करना है, तो वहां से भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स आते हैं। और फिर अफोर्डेबिलिटी ऑफ ड्रग्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि चीपर मेडिसिन मार्केट में आती है, जेनरिक्स आ रही हैं, बायोसिमिलर्स आते हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाता है। और उसके साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हेल्थ इंश्योरेंस लेने की वजह से जब इंसान बीमार होता है तो उसके इंश्योरेंस में सारा कुछ कवर हो जाता है, यानी कि हॉस्पिटल को इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे देती है तो हॉस्पिटल की रेवेन्यू जनरेशन हो गया, और फार्मा कंपनी को अपने फार्मा प्रोडक्ट का भी पैसा मिल जाता है इंश्योरेंस कंपनी से, तो फार्मा का प्रोडक्ट का भी रेवेन्यू जनरेट हो गया। तो ओवरऑल जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसका भी फायदा जो है वो फार्मा कंपनीज को मिलेगा। यहाँ पे हमारा पहला सेगमेंट खत्म होता है कि हमें क्यों लगता है कि फार्मा कंपनी में ग्रोथ आएगी। अब ये अलग बात होती है कि हमने जो फार्मा का शेयर पिक किया है उसमें ग्रोथ आए या ना आए, वो हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे जब हम 4-5 एग्जांपल देखेंगे। बट इन जनरल अगर हम देखें तो यस, फार्मा सेक्टर में आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ दिखती है। ये आपके पोर्टफोलियो में अगर आपने इसको 5%, 8% का एलोकेशन दिया हुआ है तो ये एक काफी अच्छा आपके पोर्टफोलियो को एक सस्टेनेबल ग्रोथ देगा अगले 5 से 6 सालों के लिए। सो ये तो हो गई थ्योरी। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करते हैं टेक्निकल। ठीक है, फार्मा का जो इंडेक्स है या फार्मा का निफ्टी इंडेक्स है उसके टेक्निकल को हम यहां पे समझेंगे। अगर हम बात करें कि पिछले 1 सालों में निफ्टी फार्मा जो है उसने निफ्टी से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने 54% का रिटर्न दिया है, जहां पे निफ्टी 50 ने ओनली 34% का अपसाइड दिखाया है। सो क्लियरली यहां पे निफ्टी फार्मा ऑलरेडी पिछले 1 साल से निफ्टी को ओवर परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम 5 ईयर्स की बात करें तो भी अगर आप देखोगे तो जो 23 का टाइम था, ठीक है, यानी कि 1 साल पहले निफ्टी और फार्मा दोनों बराबर लेवल पे थे, वहां से जिस रेट में निफ्टी ग्रो किया है, ऑलरेडी हमको सुनने में आ रहा है कि यार इतना बुल रन चल रहा है निफ्टी में मार्केट में, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा स्पीड ऑफ रिटर्न फार्मा में ऑलरेडी आ चुका है। अब यहां से हमको अपॉर्चुनिटी देखना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां क्लियरली दिख रहा है कि ग्रोथ ऑलरेडी पिछले 12 महीनों में धीरे धीरे आ चुकी है। अब यहां से और कितनी आएगी इसको समझना हमको अभी जरूरी है। सो कितनी ग्रोथ आई है और कितनी ग्रोथ आने वाली है उसके लिए हमेशा आपको वैल्यूएशंस देखना चाहिए। सो अब हम यहाँ पे निफ्टी फार्मा के पीई वैल्यूएशंस को यहाँ पे कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। अभी हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन में निफ्टी फार्मा का पीई और प्राइस कंपेरिजन कर रहे हैं, राइट। अगर हम बात करें तो जब 2023 सितंबर 23 1 साल पहले की बात करें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स 15,000 का था, और उस समय जो निफ्टी फार्मा का पीई था वो 31-32 के अराउंड चल रहा था। ठीक है, अभी जो कि ऑलरेडी हमने देखा कि मोर देन 56% निफ्टी फार्मा भाग चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है वो 23,500 के अराउंड आ चुका है, और जो पीई मल्टीपल है वो 39 के करीब हो गया है। तो एक पीई मल्टीपल ग्रोथ यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी यहाँ पे देखी जा रही है। लेकिन वही अगर आप इसको ऑल टर्म में देखोगे तब आप रियलाइज करोगे कि अभी जो इसका पीई चल रहा है 38, निफ्टी फार्मा इंडेक्स का कोई बुल रन वाला पीई नहीं है। क्योंकि अगर आप 2015 का देखोगे जब निफ्टी फार्मा में काफी स्ट्रॉन्ग बुल रन आया था, आप यहां देख सकते हो कि 2013 में, ठीक है, निफ्टी फार्मा 41 का पीई मल्टीपल रखता था और जो इंडेक्स था वो 6,600 का था। ये 6,600 का ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया
ठीक है, यहाँ पे जब वो 13,000 का निफ्टी फार्मा हो गया था इंडेक्स, और पी मल्टीपल 41 से बढ़कर के 56 हो गया था। उसके आगे भी देखा जाए तो जो पी मल्टीपल है वो मोर देन 75 तक के भी गया है। यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि अभी जो आपको यहाँ पे 38 का पी मल्टीपल दिख रहा है निफ्टी फार्मा इंडेक्स का, ये कोई भी किसी भी तरह से ओवर वैल्यूड नहीं है। यहां से एक काफी हद तक के अगर रैली आती है तो 50 का पीई मल्टीपल, 75 का पीई मल्टीपल भी दिखा सकता है, जैसे कि 2015 में दिखाया था। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगर इसमें काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बुल रन आता है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये अपने अपर रेंज जो पिछले इसकी 3 साल से बनी हुई है वो 40 के अराउंड बनी हुई है पीई मल्टीपल की। सो हो सकता है ये यहां से थोड़ा सा कंसोलिडेट करे। अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है तो डेफिनेटली ये आपको थोड़ा सा नीचे हो सकता है पीई मल्टीपल इसका 30 के अराउंड हो जाए, लेकिन उसके लिए प्राइस को गिरना पड़ेगा या अर्निंग बहुत स्ट्रांग आनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे जब हम हमारे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स जो लीडर हैं उनको यहां पे हम डिस्कस करेंगे। सो यहां पे जो मैसेज है वो ये निकल के आ रहा है कि अभी भी वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इस सेक्टर में अभी ऊपर जाने के लिए एक हेडरूम है। ये आराम से 38 का जो पी मल्टीपल है, एक अच्छा बुल रन जब इसको और पुश करेगा तो 50 से लेके 70-75 तक के भी जाने का कैपेसिटी रखता है। तो अब जो कि हम यहां तक के इतना तो समझ लिए हैं कि फंडामेंटली इंडस्ट्री में ग्रोथ है, ग्रोथ क्यों आएगी ये समझ लिया है, फार्मा कंपनी किस किस तरह की होती हैं वो हमने समझ लिया है, प्लस टेक्निकली हमने ये भी समझ लिया कि वैल्यूएशन जो है वो अभी भी यहां से सेक्टर वाइज देखा जाए तो अभी और ऊपर की तरफ पुश हो सकता है। अब यहां पे सवाल आ जाता है कि हमें अब कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी को पिक करना चाहिए। सो यहां से नेक्स्ट सेगमेंट में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ जो मेजर हम जो फार्मा की कंपनीज के स्टॉक्स हैं उनको पिक करेंगे, उनको कंपेयर करके वहां से कुछ जजमेंट निकालने की कोशिश करेंगे। सो देखिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि पिछला वीडियो बनाया था फार्मा सेक्टर एनालिसिस का, वहां हमने समझा था कि कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो इस पूरे सेक्टर में कुछ स्पेसिफिक काम ही करती हैं, जैसे कि या तो वो सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाएंगी यानी कि मैनकाइंड या टोरेंट जैसी कंपनी, या वो एपीआई या बल्क बनाएंगी बायोकॉन लॉरस जैसी कंपनीज, या वो दोनों चीजें करेंगी, मैन्युफैक्चरिंग भी और फॉर्मुलेशन भी, डॉक्टर रेड्डी सन फार्मा जैसी कंपनीज, ठीक है। या फिर कोई ऐसी कंपनीज होंगी जो सीडीएमओ करेंगी प्लस एपीआई करेंगी, उनमें आती है डिवीज और न्यूलैंड, या कोई ऐसी कंपनीज होंगी जो सिर्फ सीआरओ करेंगी यानी कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस या सिंजीन। सो ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। और कुछ फॉरेन ओरिजिनेटर कंपनीज होती हैं, एस्ट्राजेनिका, एबॉट जैसी कंपनीज जो कि सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाएगी, जो कि फॉरेन बेस्ड होती हैं। अब ये जो वीडियो है यहाँ पे आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि हम जो भी कंपनी पिक करने वाले हैं उनको हमको उसी नजरिए से देखना चाहिए, यानी कि एक फॉर्मुलेशन वाली कंपनी में एक अच्छा मार्जिन प्रोडक्ट होना चाहिए, हाई रेवेन्यू जनरेशन प्रोडक्ट होना चाहिए। बल्क और एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में उनकी कैपेसिटी पे काफी कुछ मैटर करता है, उनको जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हुए हैं करेंटली और फ्यूचर में वो काफी मैटर करता है। क्या उनके कोई कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान्स हैं, फ्यूचर में उन्होंने कुछ अपने प्लांट्स में ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया हुआ है, वो काफी मैटर करता है। सीडीएमओ में भी सेम चीज मैटर करती है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट आपको जितने ज्यादा मिलेंगे उतना ज्यादा आपका रेवेन्यू जनरेशन होगा। सीआरओ में भी अकॉर्डिंगली अगर आपने किन सेगमेंट में रिसर्च कर रहे हैं, किस तरह के आपको कॉन्ट्रैक्ट मिले हुए हैं, उस पर काफी कुछ डिपेंड करेगा। तो ये वीडियो का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक महीने पुराना ही ये वीडियो है, और इसको देख करके ही आपको समझ में आएगा कि एक फार्मा सेक्टर एनालिसिस में किस तरह के कंपोनेंट्स हमको देखने चाहिए। और ये जो मैं जार्गन्स का यूज कर रहा हूं, सीडीएमओ, एपीआई, फॉर्मुलेशन, ये क्या होता है, ये आपको इस वीडियो में समझ में आएगा, तो जरूर से देखिएगा। अब हम वापस आते हैं कि हमें किस तरह की कंपनी को यहां से हम पिक कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो ये जो पूरी जो आपको यहां पे 190 कंपनीज दिखती हैं इंडियन फार्मा मार्केट में, इसमें आपको इनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा 4 ग्रुप्स में। पहला ग्रुप होगा ऐसी कंपनीज जो बल्क ड्रग प्लस फॉर्मुलेशंस बनाती हैं, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप होगा ऐसी कंपनीज जो कि सिर्फ बल्क ड्रग यानी कि एपीआईज बनाती हैं, ये फॉर्मुलेशन नहीं बनाती है, फाइनल टैबलेट, इंजेक्शन या कैप्सूल नहीं बनाएंगी, ये सिर्फ पाउडर बनाएंगी या सॉल्यूशंस बनाएंगी, एक रॉ मटेरियल जैसा एपीआई जिसको आगे जाकर के टैबलेट या कैप्सूल में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये सिर्फ एपीआईज बनाएगी। ये हो गया दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप ऐसी कंपनीज हो गई जो सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाती हैं, यानी कि इनका काम है सिर्फ मैं फाइनल प्रोडक्ट बना करके मार्केट में बेचेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है कि पीछे एपीआई कौन बना रहा है, और या ये खुद बिल्कुल भी नहीं बनाते, किसी भी तरह का अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग ये नहीं करते, ये सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। ये हो गया तीसरा ग्रुप। और फिर चौथा ग्रुप हो जाता है मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये वो कंपनीज होंगी जिनका एक्चुअल जो बिजनेस है, जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया से बाहर होगा, ठीक है, मोस्टली डेवलप कंट्रीज में होता है, और ये इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं। ये 4 मेजर कैटेगरी ऑफ कंपनीज हैं जिनको हम आज यहाँ पे पिक करेंगे और डिस्कस करेंगे। सो जैसा कि मैंने बोला कि ऐसी कंपनीज जो बल्क ड्रग प्लस फॉर्मुलेशन बनाती है, वहां से हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, सन फार्मा को पिक करेंगे, डॉक्टर रेड्डीज को पिक करेंगे, और जायडस को यहां से पिक करेंगे, और बिंदो को पिक करेंगे, और एक और कंपनी को शायद हम डिस्कस करें।
अब यहाँ पे जो कंपनी को मैं पिक करने के जो मेरे क्राइटेरिया हैं आगे जाकर के डिस्कशन करने के लिए, वो ये है बेसिकली इनका वैल्यूएशन। मोस्ट ऑफ द कंपनीज अगर आप यहाँ पे देखोगे बल्क और फॉर्मुलेशन लेवल पे, सो आपको यहाँ पे मोर देन 30 का वैल्यूएशन में कंपनी ज्यादा मिलेंगी। कुछ कंपनीज हैं जो कि कम वैल्यूएशन में है, तो मैं उनको भी पिक करके कंपेयर करने वाला हूं। तो एक पैरामीटर रहेगा वैल्यूएशन, दूसरा पैरामीटर इनके सबका रहेगा ईपीएस ग्रोथ। सो जिन कंपनियों के ज्यादा स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ मुझे नहीं दिख रहे हैं, मैं उन कंपनियों को यहाँ पे कंपेयर नहीं करने वाला हूं। जैसे कि सिप्ला का अगर आप ईपीएस ग्रोथ देखेंगे फॉर FY25 तो सिर्फ 14% ही है। सो अगर जिस तरह से हम दूसरी कंपनियों को भी कंपेयर करने वाले हैं तो वहां पे आपको ज्यादा अच्छे ईपीएस ग्रोथ दिख रहे हैं, तो इसीलिए मैं उन कंपनियों को नहीं पिक कर रहा हूं जिनके ईपीएस ग्रोथ स्ट्रांग नहीं है। सो बल्क ड्रग्स और फॉर्मुलेशन कैटेगरीज में हम इन कंपनियों को पिक करेंगे। अब अगर बात करें कि जो सिर्फ एपीआईज बनाती हैं, यानी कि सिर्फ बल्क ड्रग्स बनाती हैं, वहां से अगर कुछ पिक करें तो हम यहाँ पे पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो इन कंपनियों का बल्क ड्रग कैटेगरीज का बहुत ज्यादा है ऑन एन एवरेज। ठीक है, यहाँ पे आप मीडियन देखिए, ये ऑलरेडी 41 से ऊपर ये कंपनियों का पीई मल्टीपल एवरेज है। यानी कि अगर आप यहाँ पे जजमेंट लो कि अगर आपको फॉर्मुलेशन में पिक करना है या सिर्फ बल्क ड्रग में पिक करना है, तो बल्क ड्रग आपको यहाँ पे ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, और फॉर्मुलेशन वाले जो ड्रग्स हैं बल्क प्लस फॉर्मुलेशन, वो आपका मीडियन यहाँ पे 37 है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि फिलहाल के लिए जो एपीआई कैटेगरी की जो कंपनीज है, जो बल्क ड्रग की कैटेगरीज की कंपनीज है, वो ऑलरेडी हायर वैल्यूएशन पे है। इसलिए इनमें भी हम आगे कंपेयर कर लेंगे कंपेरिजन करने के लिए, बट यहाँ पे शायद पोटेंशियल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना दिखे, इसलिए हम यहाँ से पिक करेंगे अगेन वही कंपनी जिनके थोड़े बहुत जो ईपीएस है वो ग्रोथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो। तो हम डिवीज को पिक करेंगे, न्यूलैंड को यहाँ कंपेयर करेंगे और एमी ऑर्गेनिक को कंपेयर करेंगे। और इससे छोटी कंपनीज में मैं नहीं जाऊंगा, यानी कि जो स्मॉल कैप कंपनीज है या जो माइक्रो कैप कंपनीज है, वो मैं यहाँ पे पिक नहीं करने वाला हूँ इस कंपैरिजन में। थर्ड कैटेगरी की जो हमने बात करी, जो सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको पीई मल्टीपल थोड़े से हायर रेंज में ही मिलेंगे, मोर देन 40 के ही कंपनीज आपको यहाँ पे मिल रही है। तो वैल्यूएशन भी थोड़ा सा महंगे दिख रहे हैं इन सेगमेंट में, बट अगर देखा जाए तो यहाँ से हम उन्हीं कंपनियों को पिक करेंगे जिनके यूपीएस अच्छे हैं। टोरेंट को पिक करते हैं, ग्लैंड फार्मा को यहाँ पे पिक करेंगे, एंड आई थिंक मार्क्सन फार्मा को यहाँ पे पिक करेंगे, क्योंकि मार्क्सन एक मिड कैप की कंपनी है। सो इनको कंपेयर करेंगे। और लास्ट सेगमेंट में अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज में मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी को पिक नहीं करने वाला हूं, क्योंकि पॉइंट नंबर 1, ये सारे के सारे ओवर वैल्यूड लगते हैं मेरे को, क्योंकि इस समय इनके पी मल्टीपल बहुत ज्यादा है, और वैल्यूएशन जो इनके हाई है वो इसलिए नहीं है क्योंकि फ्यूचर में इनके ईपीएस काफी स्ट्रांग आने वाले हैं, वो इसलिए हो रखे हैं क्योंकि पिछले ईपीएस इनके कम आए हैं और पी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाकर के सेट हुआ है। तो वैल्यूएशन यहाँ पे काफी मेरे को चैलेंजिंग लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पिक नहीं करूंगा। प्लस अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बात करी थी जब हमने फार्मा वैल्यू चेन को समझा था इस वीडियो में, तो हमने देखा था कि जो ओरिजिनेटर फार्मा कंपनीज हैं जो फाइनल फॉर्मुलेशन बनाती हैं, वेरी हाई चांसेस हैं कि या तो ये सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करेंगी या तो फिर ये किसी और से एपीआईज बनवाएंगी। स्टॉक मार्केट में जो ये कंपनीज लिस्टेड है, इसमें से आधी से ज्यादा कंपनीज अपना सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, हाई प्राइस प्रोडक्ट फॉरेन से बनाती हैं, फॉरेन में जो इनके प्लांट्स है वहां से मैन्युफैक्चर करके लाती हैं और इंडिया में बेचती हैं। और इंडिया में जब वो सेल करती है तो इनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि ये इनोवेटर हैं, इनके जो फर्स्ट प्रोडक्ट इन्होंने बनाया हुआ है, पेटेंट इनका रहता है, तो इनके प्राइस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। इसकी वजह से आप देखोगे कि ये फॉरेन कंपनीज होने के बाद भी इनके मार्केट कैप इतने ज्यादा नहीं है जितना आपको इंडियन कंपनीज के मार्केट कैप आपको दिखेंगे। सन फार्मा का, डिवीज का मार्केट कैप इतना बड़ा है जितना इनके मल्टीनेशनल की टॉप कंपनीज का भी नहीं है। सो इसलिए यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ये भले कहने के लिए ग्लोबल लेवल पे ये बड़ी कंपनीज हैं, बट इंडिया स्टॉक मार्केट के नजरिए में ये काफी छोटी कंपनीज है, इसलिए मैं इनको तो अवॉइड करूंगा मल्टीनेशनल्स को। और जैसा कि मैंने बोला, बल्क प्लस फॉर्मुलेशन, ओनली एपीआईज, ओनली बल्क ड्रग्स और ओनली फॉर्मुलेशन, इनको हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे मेथड से इन सारे कंपैरिजन को समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो डिसिप्लिन इन्वेस्टर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसको ऑल हिट कीजिए, ताकि आपको इस तरह से बेल का नोटिफिकेशन मिले जब भी हमारा वीडियो रिलीज होता है। तो यहां से हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, डेफिनेटली आपको आगे आने वाला कंटेंट काफी अच्छा लगने वाला है, तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने 3 ग्रुप बनाया हुआ है। एक ग्रुप है, जैसा कि मैंने बोला, बल्क ड्रग प्लस फॉर्मुलेशन बनाने वाली कंपनी। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे सन फार्मा को, डॉक्टर रेड्डीज, जायडस, ऑरबिंदो और एक और कंपनी यहाँ पे नैटको। ठीक है, अब ये जो कंपनीज हैं, इन हर कंपनी का हम यहाँ पे देखेंगे करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट पीई क्या है, करंट ईपीएस क्या है, और बेस्ड ऑन इंडस्ट्री पीई उनका फेयर वैल्यू क्या है, और ये कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि वो उनके फेयर वैल्यू से अभी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रही है या लोअर की तरफ ट्रेड कर रही है। सेकंड, हम यहाँ पे सिर्फ 1 साल का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रुप कंपैरिजन उतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ FY25 तक के इनका ईपीएस ग्रोथ कितना दिख रहा है और उसके बेसिस पे किस तरह के प्राइस टारगेट आ सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सन फार्मा का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 1948 चल रहा है, करंट पी 44.3 और करंट ईपीएस इसका ऑलमोस्ट 40 के अराउंड है। अगर इसका इंडस्ट्री पी, यानी कि यहाँ पे जो पी मल्टीपल है, अगर 37 का इंडस्ट्री पी लें, क्योंकि यहाँ पे मैं बल्क ड्रग प्लस फॉर्मुलेशन ड्रग का पी मल्टीपल ले रहा हूँ 37, अगर उसके बेसिस पे फेयर वैल्यू निकाल के लेके आए तो सन फार्मा का फेयर वैल्यू निकल के आता है
1476, यानी कि ये अपने फेयर वैल्यू से ऑलरेडी काफी ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, यानी कि वैल्यूएशन की ग्रोथ हमको यहां नहीं मिलने वाली। ईपीएस की ग्रोथ की बात करें तो 40 का ईपीएस जो है वो 47 चला जाएगा, यानी कि 18% का ईपीएस ग्रोथ है। अच्छा डिसेंट ईपीएस ग्रोथ है, लेकिन जो पीई मल्टीपल है वो यहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा सबड्यू होगा, सेटल डाउन होगा, 40 के अराउंड सेटल डाउन होगा, और इसी की वजह से जो करंट प्राइस है वो मार्केट में वो सन फार्मा का मुझे यहां से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रो करता हुआ एक साल में नहीं दिखता। फ्यूचर में हो सकता है, बट अभी उतना एक साल का पर्सपेक्टिव अगर हम लिया जाए तो यहां पर ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं दिखती। यानी कि समरी क्या है, सन फार्मा एक लार्ज कैप कंपनी है, पी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी इसमें नहीं है, और ईपीएस ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी इसमें जो है वो बहुत कम है, ये ना के बराबर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज का अगर आप देखेंगे तो करंट प्राइस उसका 6749 चल रहा है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, ये डॉक्टर रेड्डीज का जो पूरा यूनिवर्स है ये पूरा फार्मा वैल्यू चेन में सारा काम करता है आइडियली, ठीक है। हम अगर आपको याद हो ये वीडियो जो कि मैंने बात करी थी, डॉक्टर रेड्डीज फाइनल फॉर्मुलेशन भी बनाता है, बल्क ड्रग्स भी बनाता है, और उसका एक सब्सिडरी यूनिट है जिसका नाम है ऑरिजिन, वो क्रैम्स बिजनेस करता है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर रेड्डीज की जो यूनिवर्स है वो पूरा फार्मा वैल्यू चेन में सारे काम करती है, जो इसकी वजह से इनकी जो डाइवर्सिटी है इसकी वजह से इनको एक काफी अच्छा बिजनेस, इनका जो आउटलुक है वो बन के आता है। लेकिन नंबर्स की पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो करंट पी इसका 20 दिखता है, जो कि अंडर वैल्यूड है, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री पी 37 चल रहा है। सो जो फेयर वैल्यू निकल के आता है वो 12,380 आता है, जो कि करंट प्राइस से 83% अपसाइड है। ओके, ये आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा है। बट ईपीएस की ग्रोथ की अगर बात करें तो अगले एक साल में जो ईपीएस ग्रोथ है वो सिर्फ 2% की है, यानी कि 335 का ईपीएस 341 होगा। सो कहने का मतलब है ईपीएस में यहां पे आपको कोई ग्रोथ ज्यादा यहां पे खास दिख नहीं रही है, लेकिन पीई मल्टीपल जो है वो 20 का पीई मल्टीपल 40 हो सकता है, राइट। और तब जो शेयर का टारगेट जो है वो 100% यहां से अपसाइड दिखता है डॉक्टर रेड्डीज में। सो समरी अगर मैं बोलूं तो ये एक लार्ज कैप की कंपनी है, पीई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे दिख रही है क्लियरली, ठीक है, लेकिन ईपीएस ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी लिमिटेड ही है, ज्यादा ग्रोथ ईपीएस की नहीं है। यानी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंगली ग्रो करते हुए नहीं आएंगे, नॉर्मल सा ग्रोथ आएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको यहां पे एक पीई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिख रही है। थर्ड यहां पे अगर मैं बात करूं तो जाइडस अगेन वो कंपनी है जो फॉर्मुलेशन भी बनाती है, थोड़े बहुत एपीआई मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और काफी अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट करती है। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 1075 रुपीज चल रहा है, करंट पीई 26 है, यानी कि करंट पीई मल्टीपल से भी अगर इसका पीई मल्टीपल 37 तक जाता है इंडस्ट्री के पीई तक के, तो 31% अपसाइड दिखता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको पीई मल्टीपल ग्रोथ यहाँ पे मिल रही है। ईपीएस अगर जो 38 का है वो 45 तक जा सकता है, यानी कि ये 18% का ईपीएस ग्रोथ दे रहा है, ऑलमोस्ट सन फार्मा के बराबर जितना ईपीएस ग्रोथ आपको दे रहा है। लेकिन ये जो है आपको पीई एक्सपेंशन भी दे रहा है प्लस ईपीएस एक्सपेंशन भी दे रहा है, इसलिए ये एक लार्ज कैप कैटेगरी में है, और इसका जो शेयर टारगेट आता है निकल के वो 1800 आता है, विच इज 67% अपसाइड। सो ये भी आपको पॉजिटिव साइन दिखा रहा है, क्योंकि इसके पास एक लार्ज कैप है, इसके पास आपको पी मल्टीपल का एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी भी है और ईपीएस ग्रोथ भी है क्लियरली। फोर्थ अगर हम बात करें यहाँ पे तो अगेन लार्ज कैप कंपनी एक है ऑरबिंदो, इसका करंट प्राइस चल रहा है 1511 रुपीज, 25 का पीई मल्टीपल है, करंट ईपीएस इसका 54.2 चल रहा है। तो इसका भी फेयर वैल्यू जो निकल के आता है वो 2000 रुपीज आता है, क्योंकि इंडस्ट्री का पी 37 चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे भी आपको एक पीई एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी दिखती है। और अगर ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो 54 का ईपीएस जो है वो 67 का हो सकता है, यानी कि 24% ईपीएस ग्रोथ, यानी कि जाइडस के ईपीएस और सन फार्मा के ईपीएस और डॉक्टर रेड्डी से भी अच्छा ईपीएस ग्रोथ आपको यहां पे दिख रही है, ठीक है ना। और इसी की वजह से ये जो इसका प्राइस टारगेट निकल के आता है एक साल में वो 2688 रुपीज आता है, यानी कि अपसाइड आपको यहाँ 150% अपसाइड यहाँ पे आपको क्लियरली दिख सकता है। और बिंदु की अगर मैं बात करूं तो एक लार्ज कैप है, आपको पी एक्सपेंशन मिल रहा है, आपको ईपीएस ग्रोथ मिल रही है। तो यहाँ पे अगर फिफ्थ कंपनी की बात करें तो वो है नैटको पे हमने ऑलरेडी काफी अच्छा डिस्कशन किया हुआ है, एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो करंट प्राइस इससे चल रहा है 1413 रुपीज, करंट पी इसका मल्टीपल जो है वो 15.4 है, राइट। यानी कि अगर ये 15 का पी मल्टीपल 37 जाता है इंडस्ट्री का पी, तो 102% आपको सिर्फ पी एक्सपेंशन से मिल जाएगा। करंट ईपीएस जो इसका है वो 77 है, अगर ये ग्रो करके 109 जाता है यानी कि 41% आपको ईपीएस एक्सपेंशन मिल जाएगा। सो जो इसका करंट प्राइस जो है वो निकल के आता है टारगेट इसका 4360 रुपीज, विच इज 200% अपसाइड फॉर नैटको। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि नैटको जो है वो एक मिड कैप की कंपनी है, ठीक है, इसके पास भी पी मल्टीपल ऑप्शन है और इसके पास ईपीएस ग्रोथ की भी ऑप्शन है। सो अब यहां पे अगर मैं समरी देखूं तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऐसी कंपनियां जो बल्क ड्रग प्लस फॉर्मुलेशन बनाती हैं, उनमें देखा जाए तो सन फार्मा के पास दोनों अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखती, डॉक्टर रेड्डीज के पास एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, दूसरी नहीं दिखती। लेकिन बाकी जो तीन हमने डिस्कस किए इन सबके पास एक पी एक्सपेंशन और ईपीएस एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ आपको नैटको में दिख रहा है, और बिंदु में 150 और जाइडस में 67। अब अगर इनमें भी आपको किसी एक को पिक करना है तो अब आपको इनके
मार्केट साइज पे डिसाइड करना चाहिए। अगर आपको एक मिड कैप शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि हमें पता है मिड कैप में एक अपना रिस्क होता है, ठीक है, अगर आप उतना रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप को प्रीफर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने रिस्क को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप की तरफ जा सकते हैं, और लार्ज कैप में आपके जितना रिटर्न आपको दिख रहा है उतने रिटर्न पे आप सेटिस्फाइड आपको रहना पड़ेगा। सो ये आपको यहाँ पे एक जजमेंट देखने को मिल रही है कि किस तरह से ये जो बड़ी टॉप 5 कंपनीज आपको बल्क प्लस फॉर्मुलेशन कैटेगरी में दिखती है, वहां पे आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि अगर आपको किसी भी एक कंपनी को पिक करना है तो। सो क्लियरली यहाँ पे अगर कोई बहुत स्ट्रांग आपको रिटर्न दिखता है तो वो नैटको में दिखता है, राइट। और क्योंकि ये 200% का पोटेंशियल रखता है विद इन 12 मंथ्स, हम बात कर रहे थे एक ऐसे इंडस्ट्री की जो कि 6 साल में टॉप लाइन में डबल होगा। यहाँ पे मुझे एक ऐसा शेयर पिक हो रहा है जो कि 1 साल में अपने इन्वेस्टमेंट को डबल कर सकता है, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड भी दिखता है और इसकी ईपीएस ग्रोथ भी अच्छी है। और यही वजह है कि अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर के चैनल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगा नैटको फार्मा का शेयर एनालिसिस, और इसके थंबनेल में मैंने लिखा है कैन दिस बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ FY26, ठीक है। और इसके पीछे मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस पर्टिकुलर शेयर को कि इसके पीछे का जो पोटेंशियल है वो क्यों आ रहा है और कहां से आ रहा है। अगर आपको यहां तक की क्लैरिटी मिली है और आप फर्दर रिसर्च करना चाहते हो तो ये वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं जो कि डिवीज कैटेगरी का ग्रुप है, यानी कि जो एपीआई फॉर्मुलेशन बनाता है, यानी कि सीडीएमओ वाला बिजनेस करता है, ठीक है। यहां पे हमने पिक किया था डिवीज, न्यूलैंड और एमी ऑर्गेनिक। इससे ज्यादा हमने छोटी कंपनियों को पिक नहीं किया क्योंकि मैंने बोला था कि हम ज्यादा स्मॉल कैप और माइक्रो कैप को यहाँ कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर हम डिवीज को देखते हैं तो करंट प्राइस इसका चल रहा है 5457 रुपीज। करंट पी मल्टीपल इसका 85 है। मैंने ऑलरेडी ये भी बात करी थी कि इस कैटेगरी की जो ड्रग्स हैं, इस कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं वो एनीवे एवरेज पी मल्टीपल से ऊपर की तरफ है। यहाँ पे हो सकता है हमें हाई वैल्यूड स्टॉक्स ही मिले। सो पी मल्टीपल 85 है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये हुआ कि ये ओवर वैल्यूड है, ठीक है। करंट ईपीएस जो है उसका 60 से 77 तक ग्रो कर सकता है, तो ईपीएस ग्रोथ जो है वो स्ट्रांग दिखती है। 30% से ईपीएस ग्रोथ हो रही है तो काफी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन जो इसका 85 का पी मल्टीपल है इसको सेटल होना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पे सेटल होने के लिए इसका डिवीज का 1 ईयर का जो इसका पी मल्टीपल है यानी कि 55 उसको लिया है। तो प्राइस का जो टारगेट है वो शायद ही कहीं ऊपर की तरफ जाए, कंसोलिडेट ही होगा, और ये 4200 के अराउंड ही जाता है। अगर इसमें कोई अननेसेसरी सेंटिमेंटल मूव नहीं आते हैं तो ये यहां से ज्यादा ऊपर जाने का पोटेंशियल नहीं रखता, ऐसा मुझे लगता है। कैप की अगर बात करें तो ये लार्ज कैप है, पी एक्सपेंशन इसमें नहीं है, ईपीएस ग्रोथ इसमें नहीं है। न्यूलैंड को कंपेयर करें, न्यूलैंड को मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि ये इस कैटेगरी में मिड कैप का एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे अगर आप इसका प्राइस देखेंगे तो ऑलरेडी 12,790 रुपीज का प्राइस हो रखा है। करंट पी मल्टीपल इसका 51 है, यानी कि ये भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में है क्योंकि इसका फेयर वैल्यू 8600 होता है। करंट ईपीएस इसका 232 है, ये ग्रो करके 272 हो सकता है, यानी कि ईपीएस ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है लेकिन सिर्फ 16% की। और जो इसका पी मल्टीपल है इसको 1 साल में सेटल थोड़ा बहुत होना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे भी न्यूलैंड का पिछले 1 साल का पी मीडियन पी लिया हुआ है जो कि 49 आ रहा है। तो जो शेयर का प्राइस का टारगेट है वो थोड़ा बहुत ग्रो हो सकता है, 13,328 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट 4-5% की ग्रोथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो न्यूलैंड जो है वो एक मिड कैप का शेयर है, पी एक्सपेंशन इसमें शायद ना हो, ठीक है, लेकिन ईपीएस ग्रोथ इसमें थोड़ी सी 16% की ग्रोथ दिखती है। अब लास्ट इस सेगमेंट में बात करें एमी ऑर्गेनिक्स की, इसकी प्राइस की बात करें तो 1713 रुपीज चल रहा है। करंट पी इसका बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू दिखता है 110, यानी कि पी एक्सपेंशन का ग्रोथ तो कुछ नहीं मिलने वाला, और फेयर वैल्यू इसका एनीवे फिर काफी लोअर साइड में आ जाता है, 433 इसका फेयर वैल्यू है। तो ये इतने नीचे तो नहीं आएगा, अपने फेयर वैल्यू को टेस्ट नहीं करेगा, बट देखा जाए तो इसका करंट ईपीएस जो है वो 11 का है, ये ग्रो हो सकता है 28.2। अब देखिए यही होता है जब आपको इतना स्ट्रॉन्ग ईपीएस किसी भी शेयर में मिलता है, विच इज 141% का ईपीएस ग्रोथ। 1 साल में कंपनी अपने ईपीएस को डबल करने वाली है। अगर इस तरह का ईपीएस ग्रोथ मिलता है तो आपको और मेरे को पता चलने से पहले मार्केट के जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इन्होंने ऑलरेडी रिसर्च की हुई होती है, ये ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो जाते हैं, और इसी की वजह से जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड कैटेगरी में चला जाता है, और इसी की वजह से इसका पी मल्टीपल इतना ज्यादा 110 है, ठीक है। तो जब भी आपको एक स्ट्रॉन्ग ईपीएस ग्रोथ का शेयर मिलेगा तो हो सकता है जब तक आपने उस शेयर को खोजा हो तब तक वो शेयर काफी ओवर वैल्यूड हो चुका होता है। तो एमी ऑर्गेनिक भी उसी कैटेगरी में आता है कि यहाँ पे आपको पी एक्सपेंशन तो नहीं मिलेगा, पी जो है वो सेटल डाउन होगा, समवेयर अराउंड 53 आएगा क्योंकि एमी ऑर्गेनिक का पिछले 1 साल का जो मीडियन पी है वो, और शेयर प्राइस जो है वो शायद कहीं भी मूव ना करे, उसी रेंज में ट्रेड करे, और जो पूरा जो ईपीएस की ग्रोथ है वो ऑलरेडी इस शेयर ने अपने प्राइस में डाइजेस्ट कर ली है, क्योंकि मैंने देखा है पिछले 6 महीने में एमी ऑर्गेनिक्स थोड़ा सा काफी अच्छा मूवमेंट भी दिखाया है। प्लस ये एक स्मॉल कैप भी है, तो अगर आप इसमें रिस्क लेकर के स्मॉल कैप की तरह एंट्री करते भी हो तो आप समझ लीजिए कि आप एक स्मॉल कैप ले रहे हो, वो भी काफी हाई वैल्यूएशन पे, तो आपको उसी हिसाब से अपने रिस्क को समझना होगा। ये 1 साल का पर्सपेक्टिव है,
ये लॉन्ग टर्म में इससे ज्यादा ग्रोथ करेंगे, ये सारी कंपनीज करेंगे, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर का पर्सपेक्टिव यहाँ पे पुट करने की कोशिश की है। ये आपको एजुकेट करने के लिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन कॉल नहीं है, बाई सेल की कोई यहाँ पे सजेशन नहीं है। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से दोबारा पूछिए, उसके बाद ही अपने डिसीजन लीजिए। मेरा यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें एक और कैटेगरी को कवर करना है, वो हमने बात करी थी ऐसी कंपनीज जो कि सिर्फ फॉर्मुलेशन बनाती है। उसमें हमने पिक किया है टोरेंट, ग्लैंड फार्मा और मार्क्सन फार्मा। यहाँ पे टोरेंट को अगर आप देखोगे तो करंट प्राइस इसका चल रहा है 3482, करंट पीई इसका ऑलरेडी 70 का मल्टीपल है और करंट ईपीएस 49 का है। अगर हम बात करें इंडस्ट्री पीई की, अगर बात करें तो 37 यहाँ पे भी पिक करेंगे तो फेयर वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमें वैल्यूएशन सही नहीं मिल रही है। लेकिन ईपीएस ग्रोथ की बात करें तो 22% से जो ईपीएस है वो 60 तक जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगले आने वाले समय में इसके अपने पी मल्टीपल को थोड़ा सा सेटल डाउन करना पड़ेगा। 42 अगर मैं एज्यूम करूं, काफी लोअर साइड का पी है, बट अगर ये 42-50 के अराउंड भी आता है तो ये शेयर का प्राइस कहीं ज्यादा मूव नहीं करेगा, 2500 से 3000 के करीब ही रहने वाला है। सो यहाँ पे एक लार्ज कैप होने के साथ साथ इसमें कोई पी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपेंडेड पी है। ईपीएस ग्रोथ जो है बहुत कम है। सो 22% का जो ईपीएस ग्रोथ है वो है जरूर, थोड़ा सा यस लिख लेता हूं मैं, बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ग्रोथ नहीं दिख रही। तो ये आपको यहाँ पे जजमेंट आप टोरेंट फार्मा का समझ सकते हो। ग्लैंड फार्मा को अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो ये एक न्यूली लिस्टेड है, आई थिंक 4 साल हुए हैं इसको स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुए। 1784 रुपीज का इसका प्राइस चल रहा है और करंट मल्टीपल इसका 40 है, यानी कि ये करीब करीब फेयर वैल्यूड है। 37 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, तो ये काफी हद तक के वैल्यूएशन इसका सही है। ईपीएस जो है इसका 47 है, बट इसकी जो ईपीएस ग्रोथ है वो सिर्फ 16% की ही ग्रोथ दिख रही है, यानी कि कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे नहीं है। तो करंट प्राइस से अगर इसको देखा जाए तो ये हो सकता है 20% के करीब आपको अपसाइड दिखाए, 2100 का इसका प्राइस टारगेट आ सकता है। देखा जाए तो ये मिड कैप का शेयर है, पी एक्सपेंशन इसमें फर्दर हो सकता है, बट मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर कुछ, क्योंकि यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर ईपीएस ज्यादा स्ट्रांग होती तो सेंटीमेंट भी स्ट्रांग होते, तो इसी वजह से यहाँ पे मैं ओवर प्रोजेक्शन यहाँ पे ग्लैंड का नहीं कर रहा हूं। अब आ जाते हैं मार्क्सन में, ठीक है। मार्क्सन को अगर आप समझो तो ऑलरेडी इसका जो प्राइस है वो 300 रुपीज जा चुका है, 41 का इसका पी मल्टीपल हो गया है, 6.9 का इसका ईपीएस है, यानी कि ये फेयर वैल्यू इसका 255 होना चाहिए था, तो ये 255 से काफी ऊपर ऑलरेडी रैली दे चुका है, 16% ऊपर जा चुका है। इसका जो ईपीएस है वो 6.9 से 8.5 ग्रो कर सकता है, यानी कि 23% अपसाइड अभी भी इसके ईपीएस ग्रोथ बची हुई है। पी इसका अभी जाकर के भी ये थोड़ा सा एक मीडियन पी पे आया है, 40 के पी पे आया है। सो कह सकते हैं कि 340 का इसका अपसाइड आ सकता है, यानी कि करंट प्राइस से ऑलरेडी 11% ऊपर यहाँ पे आप टारगेट लेके चल सकते हो। मिड कैप कैटेगरी का ये शेयर है। अब इसमें कोई भी पी एक्सपेंशन की अपॉर्चुनिटी नहीं है और ईपीएस ग्रोथ इसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। अब मैं आपको याद दिला दूं, इस चैनल पे पहला वीडियो देख रहे हो तो आपने डेफिनेटली ये वीडियो मिस कर दिया होगा, जो कि मार्क्सन फार्मा के मैसिव एक्विजिशन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया था। ये वीडियो भी 1 महीने पहले बनाया था और इस वीडियो में हमने ऑलरेडी इसके प्राइस को और इसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश की थी। उस समय ये शेयर का प्राइस 227 चल रहा था और करंट उस समय जो मार्केट पी था इसका 31 था। सो आप देखिए उस समय से ऑलरेडी इसने 305 यानी कि 41 के पी मल्टीपल की रैली दे दी है, जबकि कोई क्वार्टरली रिजल्ट बीच में नहीं आया है। उसके बाद भी 227 का प्राइस जो कि अगस्त में था, सितंबर में 305 रुपीज का शेयर हो चुका है। तो जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था जस्ट कह सकते हैं 1 महीने पहले, वो ऑलरेडी इस शेयर ने वो आधे से ज्यादा टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया है। इस सेगमेंट में अगर मैं पिक करता तो मैं मार्क्सन को दोबारा से पिक करता, बिकॉज यहाँ पे अभी भी इसमें फंडामेंटल काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। अगर आप जाकर के वीडियो को देखेंगे दोबारा तो वहां पे आपको लॉन्ग टर्म FY25-26 के भी आपको फंडामेंटल समझ में आएंगे, तो उसको भी आप वहां पे काफी अच्छे से समझ सकते हो। ये आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेट करने के लिए है और आपको अवेयरनेस दिलाने के लिए है कि किस तरह से आप कंपनियों को कंपेयर करना चाहिए आपको, और उनमें जाकर के फिर किसी एक पर्टिकुलर शेयर को पिक करना चाहिए। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सेल्फ रिसर्च कीजिएगा, एडवाइजर से पूछिएगा, और ये कोई भी रिकमेंडेशन कॉल नहीं है कि किसको पिक करना है किसको नहीं पिक करना है। तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया कि मैंने यहाँ पे बल्क प्लस फॉर्मुलेशन की 5 कंपनीज, एपीआईज बनाने वाली 3 कंपनीज और फाइनल फॉर्मुलेशन बनाने वाली 3 कंपनीज, यानी कि टोटल हमने यहाँ पे 11 कंपनीज को एक साथ कंपेयर कर लिया और हमको ये समझ में आ रहा है कि किस कंपनी में किस तरह का पोटेंशियल है। अब जो फाइनल चेक होता है वो होता है टेक्निकल एनालिसिस करना। अगर हम इन सारी कंपनीज के टेक्निकल चार्ट्स को देखेंगे तब हमको जाकर के और अच्छा कन्विक्शन आएगा कि किस जगह पे एक काफी अच्छी एंट्री पॉइंट देखी जा सकती है। तो उसके लिए अब हम सारी कंपनीज के टेक्निकल पैटर्न्स नहीं देखेंगे। हम पिक करते हैं मार्क्सन को फॉर्मुलेशन कैटेगरी से, हम पिक करेंगे एमी ऑर्गेनिक्स को क्योंकि यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ अच्छी है, एमी ऑर्गेनिक को पिक करेंगे एपीआई कैटेगरी से, और यहाँ पे नैटको फार्मा को और ऑरबिंदो फार्मा को पिक करेंगे क्योंकि इनके ग्रोथ ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं, इनके रिटर्न्स भी थोड़े से कॉन्फिडेंट दिखते हैं। तो ये 4 कंपनियों के टेक्निकल एनालिसिस अब हम करते हैं। सो यहाँ पे हम मार्क्सन का पहले देखते हैं मंथली चार्ट, ठीक है। देखिए ये एक मिड कैप का शेयर है, राइट। अब यहाँ पे इसने बहुत अच्छा एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया था और उस ब्रेकआउट के बाद इसने ऑलमोस्ट जो कप की डेप्थ थी
उसको अचीव कर लिया है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली टेक्निकली कि इसने जो एक रैली होनी चाहिए वो काफी हद तक के अचीव कर ली है। आरएसआई भी जो है अभी इस समय ऑलमोस्ट 90 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे अब एक आप कंसोलिडेशन या थोड़ा सा एक मिड कैप का शेयर है तो आप आराम से यहाँ पे 20-30% का डाउनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जब भी ये 20-30% का डाउनफॉल देता है तो ये वापस से अट्रैक्टिव बन जाएगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके एक अच्छे प्रोजेक्शन दिखने को आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं बनता, थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जा सकता है। अगर एक अच्छा प्राइस पॉइंट देता है तो आप यहाँ पे एक एंट्री का सोच सकते हो। अदरवाइज आपने पिछले वीडियो को देख करके इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली आप अपने रैली को एंजॉय कीजिए। एमी ऑर्गेनिक का मंथली चार्ट देखें तो इसने भी वेरी क्लियरली यहाँ पे एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जस्ट दिया है, ठीक है। और ये जो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट अभी रिसेंटली पिछले मंथ में ही हुआ है और ये रैली अभी रिसेंटली आई है ये। और एनीवे ये एक स्मॉल कैप का शेयर है और ओवर वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली या तो एक ये अच्छी रैली दे सकता है, क्योंकि आरएसआई अभी भी इसका 69 के करीब है। सो आरएसआई इसका अभी अंडर रेटेड है, तो हो सकता है ये थोड़ी सी रैली और ऊपर की तरफ दे, ठीक है। बट स्मॉल कैप है तो रिस्क आप उसी हिसाब से लीजिएगा एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कीजिएगा। बट यहाँ पे जो अभी इसका जो टारगेट है, क्योंकि इस कप का जो डेप्थ है वो अभी और यहाँ पे अचीव होना बाकी है, तो एमी ऑर्गेनिक में टेक्निकली भी कह सकते हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा वेट एंड वॉच किया जा सकता है। स्मॉल कैप है, गिरेगा तो आराम से 20-30% नीचे मिलेगा आपको, बट अगर नहीं मिला तो फिर इसको जाने भी दिया जा सकता है। स्मॉल कैप है, ज्यादा रिस्क नहीं भी लेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट जो हमने पिक किया था कि हम ऑरबिंदो को टेक्निकली समझेंगे, तो ऑरबिंदो का मंथली चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये पिछले ऑलमोस्ट 12 महीने में एक तरफा ऊपर की तरफ गया है ये, ठीक है। तो ये जो रैली इसकी आई है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रैली आई हुई है और इसने अपने 2021 के हाइस को भी ब्रेक किया है अभी पिछले ही कुछ 6 महीनों में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट आई है इसकी वजह से अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो ऑरबिंदो की जो वैल्यूएशन है वो रिलेटिवली अभी कंफर्ट लेवल पे है, ठीक है। लेकिन ईपीएस जो ग्रोथ है वो सिर्फ 24% ही है, यानी कि इसका वैल्यूएशन अभी ठीक है। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा और रैली दे वैल्यूएशन की वजह से, बट इसका ईपीएस ग्रोथ इसको सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाएगा। सो हमने जैसे फंडामेंटली समझा था कि ये एक इसका जो प्राइस टारगेट रेंज है वो 2600 तक आ सकता है। सो टेक्निकल चार्ट पैटर्न की बात करें तो जो हमने समझा है अंडर वैल्यूड होने की वजह से इसमें अभी पीई एक्सपेंशन भी होगा और ईपीएस तो धीरे धीरे ग्रो हो ही रहा है, तो डेफिनेटली इसका जो टारगेट आ रहा है वो 2600 हमने देखा था। सो कह सकते हैं कि ये फेजेस में इस रेंज में पहुंचेगा, जिसका मतलब ये थोड़ा सा बीच में हो सकता है करेक्शन और थोड़ा सा रैली भी दे, करेक्शन भी दे, क्योंकि आरएसआई इसका ऑलरेडी 75 के अराउंड है। सो कह सकते हैं अभी ये ओवरबॉट टेरिटरी में तो नहीं है, इसलिए इतना इसमें फॉल नहीं आएगा, बट यहाँ पे अभी इसमें भी एक्सपेंशन की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। शेयर के ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेंड की रैली मेंटेन रहेगी। टेक्निकल सेटअप में हम यहाँ पे लास्ट बात कर लेते हैं नैटको की। सो नैटको में हमने देखा था पहले भी कि ये काफी डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ है, जिसको इसने ब्रेक किया था रिसेंटली और उसके बाद यहाँ पे रैली देना शुरू। यहाँ पे क्लियरली एक जो मैसेज निकल के आ रहा है, जो इस बॉटम का डेप्थ था यानी कि 56% डाउन साइड, ये 56% अप साइड तो बहुत इजीली अचीव करेगा, यानी कि ये करीब करीब 2000 का प्राइस पॉइंट ये इस रैली में ही अचीव कर सकता है। और रिसेंटली अगर हम पिछले हफ्ते का इसका पैटर्न देखें तो पिछले एक हफ्ते से इसने अपने डाउनफॉल दिखाया है काफी स्ट्रांग, इसीलिए ये कहना जरूरी होता है कि हमेशा एक मिड कैप कभी भी 20-30% नीचे आराम से गिर जाता है, और अभी रिसेंटली ये 15% पिछले एक हफ्ते में नीचे गिरा है नैट को, राइट, इतना स्ट्रांग रैली देने के बाद भी। और इसी से रिलेटेड अगर आप चैनल को फॉलो करते हो प्रॉपरली तो आपने देखा होगा कि कम्युनिटी में मैंने एक और पोस्ट भी डाला था नैटको को ले करके कि अभी भी इसमें वो अपॉर्चुनिटी दिखती है, और ये एक फॉल जो अभी रिसेंटली आपको मिल रहा है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इसमें एक एंट्री कर सकते हो अगर आप कन्विक्शन आपको है तो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो, ठीक है ना। हमने यहाँ पे पूरा फंडामेंटल डिस्कस कर लिया, टेक्निकल डिस्कस कर लिया। अब लेकिन ये जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप जब भी कोई एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो तो आपको एटलीस्ट इस लेवल की एनालिसिस और इस लेवल का कंपैरिजन करना ही चाहिए। आप जो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो बहुत हार्ड एंड मनी है, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हो, तो आप ऐसे आंख बंद करके इधर उधर के टिप्स से या रील्स देख करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। इतना एनालिसिस करके जब आप किसी भी एक शेयर को पिक करते हो और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाए आपका कॉन्फिडेंस काफी स्ट्रांग रहता है और आपको डिसीजन लेने में काफी हेल्प मिलती है। नेटको की बात की जाए तो यहाँ पे अभी इसने रैली देना शुरू ना के बराबर किया है, ठीक है। इसका जो टेक्निकल टारगेट बहुत आसानी से 2000 के करीब आता है, और हमने हमारे मेथड से देखा है इसका टारगेट बहुत ज्यादा ऊपर 4000 तक का भी दिखता है, क्योंकि इसमें पी एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी है, इसमें ईपीएस एक्सपेंशन की भी अपॉर्चुनिटी है, और मिड कैप का ये शेयर है तो उस तरह का ये रिटर्न भी देगा। अगर आपको इससे ज्यादा समझना है सो डेफिनेटली आपको नैटको फार्मा का जो मैंने शेयर एनालिसिस किया है इसको समझिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक एक प्रोडक्ट की बात करी है कि नैटको को जो अर्निंग आने वाली है, जो रेवेन्यू आने वाला है वो कौन से प्रोडक्ट से आने वाला है, किस कंट्री में बेचने से वो पैसा आएगा, उससे आपको कन्विक्शन मिलेगा कि शेयर
क्यों इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो आपको मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्पेस नहीं देता है, क्योंकि मैं हमेशा बात करता हूं कि आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस होना चाहिए, राइट। अगर आपने मिड कैप बहुत ज्यादा ले रखे हैं तब आपको लार्ज कैप को प्रेफर करना चाहिए। लार्ज कैप में भी आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी और बिंदो में मिल रही है, थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आपको डॉक्टर रेड्डीज में मिल रही है। लेकिन अब डॉक्टर रेड्डीज की अगर मैं एक फाइनल कमेंट्री दूं तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वेट करना है कि कोई एक ऐसा इनका प्रोडक्ट का ये अनाउंसमेंट करें, कोई एक ऐसा नया प्रोडक्ट लॉन्च करें जिनसे इनको ईपीएस ग्रोथ थोड़ी सी मिले, ठीक है। यहाँ पे अभी इनकी ईपीएस ग्रोथ कुछ भी नहीं दिख रही है और काफी फंसा हुआ है 6000 के रेंज में। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे अभी कुछ न्यूज का या कुछ ऐसे प्रोग्राम के लॉन्च, कुछ नए प्रोडक्ट के लॉन्च का मैं वेट कर रहा हूं। अगर कुछ भी सडनली कुछ आता है तब डेफिनेटली डॉक्टर रेड्डीज काफी अट्रैक्टिव बन जाएगा, क्योंकि ये काफी अंडर वैल्यूड कैटेगरी में भी बैठा हुआ है। अगर इसमें थोड़ी सी भी ईपीएस ग्रोथ आ जाती है तो ये काफी अट्रैक्टिव शेयर बन जाएगा किसी भी नए प्रोडक्ट के इंट्रोडक्शन से या लॉन्च से। ये आपको फॉर्मुलेशन प्लस बल्क कैटेगरी में आपको ये प्रोडक्ट्स हैं। हमने जैसे कि बात किया कि एपीआई कैटेगरी में हमने बात किया कि यार सारे कुछ ओवर वैल्यूड दिखते हैं और इसकी वजह से यहाँ पे हमको एक साल में तो कोई बड़े टारगेट्स नहीं दिखते। अगर आप लेकिन इनमें से भी किसी पर्टिकुलर शेयर को डिटेल में एनालिसिस करवाना चाहते हो तो कमेंट में बताओ, मैं उसको ट्राई करूंगा कवर करने की। और जो कि हमने फॉर्मुलेशन कैटेगरी में बात करी थी तो यहाँ पे मार्क्सन काफी अट्रैक्टिव लगता है, बट मिड कैप होने की वजह से एक ऑलरेडी इसने रैली दे दी हुई है तो अभी इस समय थोड़ा सा अंडर अट्रैक्टिव दिखता है। लेकिन अगर ये आपको थोड़ा बहुत फॉल दे दे और एक करेक्ट प्राइस में मिल जाए तब ये एक अट्रैक्टिव शेयर बन सकता है। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। इतना टाइम आपने जो ये वीडियो को देखने में लगाया तो आपको एक काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो कमेंट में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लास्ट जो मैं पॉइंट यहां बोलना चाहूंगा और समरी भी है ये कि फार्मा सेक्टर जो है वो इंडिया के लिए एक काफी अच्छा सेक्टर है, ग्रोथ काफी अच्छी आती है, रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है ये। और जिस तरह से आगे आने वाले 5 से 6 साल दिख रहे हैं इन सारी कंपनीज में आपको ग्रोथ मिलेगी। आप कोई भी एक अच्छी कंपनी को अच्छे प्राइस पॉइंट पे पिक करने की कोशिश करो और मुझे लगता है कि आपको एक पर्टिकुलर शेयर तो रखना ही चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि अभी इसमें पी एक्सपेंशन जो है एज ए सेक्टर काफी हाई चांस है कि ये अगर यहाँ से इनके टर्न अराउंड होते हैं, इनके हेडस्विन की तरफ ये आते हैं और इनके रेवेन्यूज अच्छे जनरेट होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि कई बड़े कैप्स के जो शेयर्स हैं इनके ईपीएस ग्रोथ हमको दिख रही है ऑलरेडी 16-18%, 20% की ईपीएस ग्रोथ हर कंपनी में आपको दिख रही है, एक दो कंपनियों को छोड़ के। तो डेफिनेटली ईपीएस ग्रोथ अच्छी आने वाली है और पी मल्टीपल जो है इस सेक्टर का ये भी काफी अच्छी तरह से ऊपर की तरफ ग्रो करेगा। हो सकता है 50 की तरफ भी चला जाए। निफ्टी फार्मा की जो आने वाली रैली है आप कोशिश कीजिए कि इसको और अच्छे से समझो और थोड़ा आप अपना जो सेक्टर एलोकेशन है वो इस फार्मा सेक्टर में आप रख सकते हो। रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आपको अवेयर करने के लिए है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया और जितने भी वीडियोस का मैंने डिस्कशन किया है, जो टॉपिक्स को मैंने डिस्कशन किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। समय मिले तो आप जाकर के इन वीडियोस को, इन रिपोर्ट्स को जो मैंने कवर किया है उनको जाकर के रिव्यू कीजिए। आपको काफी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पता चलेगा कि किस तरह से आपको स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। सो इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू एवरीवन।